आपको कैप्टन कहकर क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि मैं फौज में था। कैप्टन साहब को कभी घर में किसी बड़े से डांट पड़ी हो? हाँ, बिल्कुल। रोहतक के डीसी नियुक्त होने पर आपने जनसेवा को अपनी प्राथमिकता बताया था। क्या मान रहे हैं ठीक से वो काम हो पाए हैं 2 सालों में? हाँ, संतुष्टि का भाव तो मुझको है। अच्छा, तो कोई ऐसा फैसला जिसे लेने के बाद आपको रात को नींद ना आई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। एक दिन अपने लिए जीने को मिले तो क्या करेंगे? कि मैं कोई ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मोबाइल का सिग्नल ना हो, अपने जो करीबी लोग हैं, यार दोस्त जिनके बारे में मैं अक्सर पोस्ट में भी लिखता हूँ जी कि दोस्ती का नाम ज़िंदगी है। सर, सोशल मीडिया पर आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपकी पोस्ट काफ़ी प्रेरणादायक होती है, मैंने खुद भी देखी हैं। तो सोशल मीडिया खुद ही हैंडल करते हैं? मैं खुद हैंडल करता हूँ। मानसून की पहली बारिश में ही शहर का हाल बेहाल था, पूरा सीज़न कैसे बीतेगा? हाँ, मैं चाह रहा था कि आप ये सवाल पूछें मेरे से, क्योंकि ये सोशल मीडिया में काफ़ी चला और उस पर मैंने बहस का हिस्सा बनना उचित नहीं समझा। मैंने एक बात कही थी अपने स्टेटस पे एक बार, झूठ कहें तो लफ्ज़ों का दम घुटता है, सच कहें तो लोग खफा हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नाकारा और कर्तव्यहीन लोगों की सुरक्षा भी नहीं करना चाह रहा, मैं उनका पक्षधर भी नहीं हूँ। कहीं भी यदि कोई कोताही थी तो उसको चिन्हित कर लिया गया है और कर लिया जाएगा, उसके लिए निवारक कदम है वो उठा लिए जाएंगे। जो कमियां ढूंढते हैं कि मेहरबानी करके सार्थकता के साथ हमारे साथ आए। ये शहर, ये प्रदेश और देश हमारा है, कोई दूसरे लोगों का, निग्रह के लोगों का नहीं है जी। कोई कमी पेशी कहीं है तो मिलजुल के ही तो उसको निपटाएंगे, उसको दूर करेंगे, संवारेंगे, ठीक करेंगे। इसलिए मेहरबानी करके एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलें। वी आर ऑलवेज देयर विद यू। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। एक सैनिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है डिसिप्लिन। हर काम को निष्ठा के साथ करना ही एक सैनिक की पहचान होती है। इसी निष्ठा के साथ एक सैनिक आज रोहतक जिले की कमान संभाले हैं। शायद ही आपने कभी इनके चेहरे पर मायूसी देखी हो। मुस्कुराकर ये हर मुश्किल का सामना कर लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहतक उपायुक्त की। आज हम रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार से जानेंगे उनकी ज़िंदगी की कुछ भूली बिसरी यादें और ज़िंदगी के कई राज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका गरिमा टाइम्स पर। थैंक यू रिंकी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। सर, सबसे पहले आपसे यही जानेंगे, आपको कैप्टन कहकर क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि मैं फौज में था जी। और शॉर्ट सर्विस के थ्रू में गया था। सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पे एंट्री हुआ करती थी उस टाइम, आजकल लेफ्टिनेंट के तौर पे होती है जी। तो करीब 9-10 साल के आसपास मैंने वहाँ पे नौकरी करी और उसके बाद फिर मैं नागरिक सेवा में आ गया। तो चूँकि वो जब मैं छोड़ के आया तब ओहदा मेरा कैप्टन था और वी आर फियसली प्राउड ऑफ आवर फौजी लीनिएज और इसलिए हम लोग उस रैंक को ताज़िंदगी इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लगता है, वी फील प्राउड। कैप्टन साहब, अगर आपकी निजी ज़िंदगी में झांकें तो किस फैमिली बैकग्राउंड से आप ताल्लुकात रखते हैं? मैं बड़ी हम्बल और मॉडेस्ट बैकग्राउंड से हूँ, गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी अध्यापक रहे हैं, मेरी माँ गृहिणी हैं और गांव से ही उठे, वहीं पढ़े इनिशियली और उसके बाद सौभाग्य से एक, चूँकि मेरे पिताजी इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे तो उन्होंने एक स्कीम सुझाई थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम फॉर पब्लिक स्कूल्स थी। वो यूपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती थी, उसका सिविल सर्विसेज के पैमाने पे ही, पहले प्रीलिम्स, फिर मेन, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल एट्सेट्रा, और वो 3 चॉइस स्कूल की। तो बेस्ड ऑन मेरिट आपको स्कूल अलॉट होते थे। तो वो ऊपर वाले की कृपा से मेरा उसमें चयन हुआ और अच्छी शिक्षा में हासिल कर सका और उसके बाद फिर मैं फ़ौज में चला गया। ऑफ कोर्स मैंने अपनी मास्टर्स भी करी पहले और संयोग है कि मैं ग्रेजुएशन मैंने वो स्कूल के बाद रोहतक से ही करी थी। जो आज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज जिसको कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज हुआ करता था उस टाइम। तो मैं रोहतक का ही ग्रेजुएट हूँ और फिर मैं फ़ौज में चला गया था। 9-10 साल वहाँ नौकरी करी, उसके बाद मैं फिर
नागरिक सेवा में चला आया। अच्छा, कैप्टन साहब को कभी घर में किसी बड़े से डांट पड़ी हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और मैं ये समझता हूँ जिसको डांट नहीं पड़ी वो शायद इंसान भी नहीं बन पाया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। घर में भी माता पिता से भी, बड़े बुजुर्गों से भी, टीचर्स से भी, और डांट के साथ थोड़ी बहुत जो पिटाई विटाई भी मैंडेटरी सी रहती थी, तो वो सब का भुक्तभोगी हूँ मैं। अच्छा, तो फौज में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, परिवार से ही या? एक था जज्बा शुरू से, क्या कहें उसको, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, देशभक्ति। ऑफ कोर्स परिवार के, गांव के लोग रैंक्स में थे, फौज में अधिकारी तो नहीं थे, रैंक्स में थे, परंतु उसके अलावा भी, उससे इतर भी मुझे शौक़ था। मुझे ध्यान है कि जब मैं पढ़ा करता था इनिशियली, तब भी मुझे फ़ौजी वर्दी पहनने का शौक़ रहता था, और एक तमन्ना सी थी वहाँ जाने की, जो मैंने पूरी की, और करीब 10 साल में वहाँ रह के, मैं चूँकि शॉर्ट सर्विस के थ्रू गया था, तो 5 की बजाय मैं 10 साल करके, मेरा यहाँ चयन होने के बाद फिर मैं छोड़ के आया। अच्छा, फौज में जिस तरह से टाइम टेबल बाधित होता है, क्या प्रशासनिक सेवाओं में भी समय की बाध्यता रहती है? अगर बात करें, कोई आपके कार्यालय का टाइम टेबल आपने कर्मचारियों का फिक्स किया हो? हाँ, बाध्यता दोनों जगह है। फौज में उसका पालन रूथलेसली किया जाता है, इसलिए फौज और बाकी संस्थाओं के मुकाबले ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। यहाँ उस चीज़ की कमी है। बाध्यता है, परंतु बाध्यताएं अक्सर पूरी नहीं की जाती, और वो पूरी ना होने की स्थिति में कोई बहुत बड़ा कोई अंजाम या खामियाजा भी लोगों को नहीं भुगतना पड़ता जनरली। तो लोग थोड़ा सा कैजुअल, केयरलेस और कैलस यहाँ पे रहते हैं। तो अनुशासन की कमी फौज के मुकाबले यदि देखें तो है अनडाउटेडली। तो फौज से जुड़ी कोई ऐसी याद हो जो अभी भी आपके जहन में ज़िंदा रहती हो? बहुत सी हैं यादें तो, जैसे हम लोग एम्बुशेस में रातों रात बैठा करते थे, घात लगा के दुश्मन के भेदिए की। हम LOC पे भी रहे तो वहाँ पे सामने दुश्मन के साथ स्कर्मिशेस अक्सर हमारे हुआ करते थे। दोनों तरफ से गोलियां चलती थी। कई बार रातों को वो कोई शरारत, जैसे कोई झंडा वंडा लगा गए या कोई घुसपैठिया आगे घुस गया, तो उसको उतारने के लिए, लाने के लिए ऑपरेशंस चला करते थे। कभी हमारे कोई लोग घायल हो जाते थे तो उसको वापस एक्सट्रिकेट करना, चीज़ों को साल्वेज करना, तो वो सब ऑपरेशंस वगैरह यादगार रहते हैं। पेट्रोलिंग वगैरह पे जाया करते थे, जो हिमाच्छादित चोटियाँ थी पहाड़ों की। अच्छा। वहाँ पे LRPs, जिसके लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स, तो उन पे चला करते थे। रेस बैक्स वगैरह 35, 40, 50 किलोमीटर की अंधेरे में रात को एक नक्शे के सहारे ही केवल चलना, और कुछ नहीं होता था। तो अच्छी यादें हैं। और बर्फ़ में रहना, पहाड़ों में रहना, गर्मी में रहना, तपिश में 51-52 डिग्री की तपिश में, और बंकर्स में रहना जहां आप सिर उठा के चल भी नहीं सकते। तो वो सारी चीज़ें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी, पीस टाइम में भी मैं रहा ऑफ कोर्स, और ऊपर भी रहा, मैदान में भी रहा। तो बड़ी अच्छी यादें हैं, और मुझे अच्छा लगता है रेमिनिस करना जब मैं सोचता हूँ कि मैं उस शानदार ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे हिंदुस्तान की फ़ौज कहते हैं, इंडियन आर्मी, उसका मैं हिस्सा रहा। काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा वो। जी। तो पहले फ़ौज और फिर प्रशासनिक सेवाएं, ऐसा कॉम्बिनेशन कम ही लोग चुनते हैं। आमतौर पर लोग रिटायरमेंट के बाद यही चाहते हैं कि परिवार को ज़्यादा समय दिया जाए, खुद को ज़्यादा समय दिया जाए। तो ये कॉम्बिनेशन आपने कैसे चुना? एक मिक्स बैग है, और सौभाग्य ही कहूँगा मैं कि ये सलाहियत या ये काबिलियत या ये फ़न हुनर कह लीजिए, मुझको ऊपर वाले ने दिया कि मैं बैलेंस करके चल पाया दोनों चीज़ों को। और ना मेरी जॉब ने और ना मेरे परिवार ने कभी सफ़र किया इस वजह से कि मैं एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, दूसरी चीज़ को मैंने बिल्कुल ही दरकिनार या इग्नोर कर दिया। और ऐसे वक्त ऐसा रहा, और दया इतनी रही ऊपर वाले की, कि मैं
सभी को ठीक से वक्त दे पाया जी। और सभी चीज़ों को मैंने कायदे से, शायद ऐसा मैं सोचता हूँ, मैंने संभाला। बाकी तो मेरे परिवार के लोग शायद बेहतर बता पाएंगे कि मैं एक अच्छा हस्बैंड और अच्छा बेटा और अच्छा पिता हूँ कि नहीं। बट येस, ऑफ कोर्स मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा सेवक तो हूँ मैं। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे माता पिता हैं, भाई है, भाई का परिवार है, बेटी है। वी आर अ जॉइंट फैमिली, तो सब लोग इकट्ठे रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हम लकी हैं, आज के युग में जॉइंट फैमिलीज बहुत कम बच गई जी। और लोग बड़ी छोटी छोटी यूनिट्स बना के, न्यूक्लियर फैमिलीज, स्वार्थी से लोग हो गए हैं। बनाए रखे ऊपर वाला, नियमत कृपा, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। रोहतक के डीसी नियुक्त होने पर आपने जनसेवा को अपनी प्राथमिकता बताया था। क्या मान रहे हैं ठीक से वो काम हो पाए हैं 2 सालों में? हाँ, संतुष्टि का भाव तो मुझको है। अच्छा। क्योंकि अब तो चूँकि सबकी याद ताज़ा ही है, पुरानी बात, कोविड आपने देखा, एंड आई एम सो प्राउड कि मैं उसका हिस्सा था और मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं आपको भी कहता था जी कि जो लोग आज इसके बीच में हैं और जिनको भी सेवा का मौका मिला, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों की देखभाल की, उनको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि मुझे भगवान ने ऐसी आपदा में लोगों की सेवा का मौका दिया। बिल्कुल। मैं शुक्रगुजार हूँ दिल से ऊपर वाले का कि मुझे ये मौका मिला और मैंने तन मन धन दिल से, लगन से, निष्ठा से सेवा की। मैं कोई माफ़ करना, मैं कोई अप्लॉज के लिए, बड़ाई के लिए मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मुझे संतुष्टि है अंदर से कि मैं उसका हिस्सा था और मुझे अच्छा लगता है। तो ये शायद इतनी बड़ी चीज़ है कि बाकी उपलब्धियाँ या बाकी मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हासिल किया, वो सब गौण हो जाती हैं इसके आगे। फिर भी जो भी मुझसे उम्मीद है लोगों को जी। और जो भी मेरा एक लोक सेवक के नाते, जनता के और सरकार के नौकर के नाते जो मेरा दायित्व है, जो कर्तव्य है जी, उसका मैंने निर्वहन किया, कर भी रहा हूँ। और हमने कोशिश की है कि जो अवैध काम है उन पे अंकुश लगे, ख़ासतौर पे कॉलोनाइजेशन वगैरह जो होती है उन पे अंकुश लगे। बिल्कुल। हम समय समय पर काफ़ी बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि नशे का चलन ना हो। हमने उसके लिए पुलिस के थ्रू बहुत बड़ी ड्राइव ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है, आगे भी करेंगे। हमने ट्रैफिक व्यवस्था और कंजेशन के बारे में भी काफ़ी प्रयास किए हैं। डे 1 से हम लगे हुए हैं, पीछे आपने कवर भी किया काफ़ी अच्छा, और प्रेस ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया लोगों को जागरूक करने में। अभी आपने जैसे बताया नशे पर लगाम लगाने की बात कही है, तो छोटे स्तर पर नशे पर लगाम लगाई जाती है, लेकिन बड़े स्तर पर बात की जाए तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आज भी सरेआम नशा बिकता है। हमने कोशिश की है सोर्स को चिन्हित करने की, किधर से आता है। वहाँ पे पुलिस काफ़ी शिद्दत से कार्रवाई कर रही है जी। उसके बाद हमने यहाँ के ठिकाने चिन्हित किए कि बाहर से आके वो होलसेल के तौर पे कहाँ पे आता है, जहाँ से आगे वो बढ़ता होगा, वो ठिकाने चिन्हित किए हैं। वहाँ पे रेड्स भी हुई हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में ऐसे ड्रग्स पकड़े भी गए हैं। और फिर वो जहाँ पे जाता है वैसी जगहों पे भी दबिश दी गई और लोगों को भी पकड़ा गया है। इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र भी कई खुले हुए हैं, जिसमें प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। और इसके साथ साथ इन्हीं सब एजेंसियों की मार्फत, चाहे वो रेड क्रॉस है, चाहे वो सोशल वेलफेयर है या पुलिस है, और ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन है, हम सेमिनार्स और कैंप वगैरह भी करते हैं। छोटी छोटी गांव के लेवल पे, थाना लेवल पे, पुलिस चौकी के लेवल पे भी ड्राइव चल रही है लोगों को जागरूक करने के लिए कि नशा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाएगा, इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं आपकी मार्फत फिर लोगों से अपील करता हूँ कि नशा किसी भी दूसरे रास्ते पे नहीं लेके जाएगा, केवल बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। मेहरबानी करके इससे बचें और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाएं। रोहतक के युवा सबसे ज़्यादा नशे की चपेट में हैं, डीसी उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं ये संदेश दूंगा कि युवा देश का भविष्य है और सबसे ज़्यादा तादाद में हुए हिंदुस्तान में, और इसीलिए हम सबसे यंग मुल्क भी हैं। जी।
और ये बहुत बड़ी शक्ति है। हमें इसको यदि बनाए रखना है तो हमको विकारों से दूर रहना होगा, और ये शक्ति यदि हमारे साथ है तो हम बिल्कुल विश्वगुरु और एक विश्व की ताकत हम बन सकते हैं, बशर्ते कि हम सही मार्ग पे चलें। तो मेरी उनसे यही अपील है कि नशे से दूर रहें, बाकी व्यसनों से भी, विकारों से भी दूर रहें, परंतु ये जो ड्रग्स वाला नशा है, ड्रग से मेरा मतलब दवा वाला ड्रग नहीं है, नारकोटिक्स से मेरा मतलब है कोई हशीश है, गांजा है, चरस है, अफीम है, कोई ब्राउन शुगर, ये राम जाने क्या क्या है, वो सब चीज़ों से दूर रहें। वो उनको न केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी ख़त्म कर देगी और परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों से बचें और अपना अच्छा मुस्तकबिल बनाएं, पढ़ें लिखें, काबिल बने और देश की, राष्ट्र की, प्रदेश की सेवा करें, अपने परिवार का, बच्चों का ख्याल रखें। जी सर, ऐसा हुआ होगा जब पद पर रहते हुए आपने कोई कठोर फैसला लिया हो? मेरा ये मानना है कि एक तो कोई भी ऐसी समस्या या ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसका उपचार ना हो जी, और ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उपचार विमर्श और प्यार मोहब्बत से हो जाता है। कोई एक आध समस्या ऐसी होती होगी जिसमें सख्ती की आवश्यकता पड़ती है जी। और पश्चाताप इसलिए नहीं होता कि चूँकि हम विमर्श और प्यार मोहब्बत के रास्ते में यकीन करते हैं तो वो हम एज ए लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी कदम के तौर पे फैसला करते हैं कि अब सख्ती का वक्त आ गया, और फिर जब हम वो सख्ती करते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। और इसीलिए कोई रिग्रेट्स नहीं है कि अरे ये गलत हो गया, नहीं, क्योंकि वो एक अंतिम विकल्प है सख्ती, और हम उसको हमेशा अंतिम विकल्प के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कोई भी अफसोस, पश्चाताप या रिग्रेट नहीं रहता। तो कोई ऐसा फैसला जिसे लेने के बाद आपको रात को नींद ना आई हो, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, आपने कहा था कि सभी को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, लेकिन आप ही के कार्यालय के कर्मचारियों पर घूसखोरी के आरोप लगाए जाते हैं, उनके रवैये से आम जनता परेशान रहती है, क्या आप तक ये बात नहीं पहुंची? बिल्कुल ठीक बात है। डीसी का दफ्तर कोई अछूता नहीं है जी, और इस बाकी देश की तरह हरियाणा, और हरियाणा की तरह रोहतक जी, और रोहतक के बाकी दफ्तरों की तरह वो दफ्तर भी, क्योंकि आदमी तो वही धरती पे जो पैदा हुआ वही है, बिल्कुल, और उसके अंदर जो व्यसन, विकार और जो भी खराबियां हैं वो हैं, परंतु इस पे डिपेंड करता है कि जो उस दफ्तर को संभालने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं जी, उनका चाल चलन कैसा है, वो खुद कैसे हैं और वो अपनी टीम को कैसा चाहते हैं जी। तो हमने आते ही ताकीद करी थी कि मैं ईमानदारी के रास्ते में यकीन करता हूँ, कोशिश करें सब लोग कि उसी रास्ते पे चलें, क्योंकि यदि कोई पकड़ा गया तो फिर उसके बाद फिर भाईबंदी और वो दया कर दो, लिहाज, शर्म, वो सब नहीं रहेगा। मैं इस मामले में रूथलेस हूँ जी। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से 4 या 5 लोग हमने पकड़ के सलाखों के पीछे भेजे हैं, जिसमें मेरे अपने 3-4 मुलाजिम हैं खुद के, और शहर में भी जहाँ भी हमको खबर मिलती है हम पुलिस के मार्फत, विजिलेंस के मार्फत जी, और CM फ्लाइंग के मार्फत, इन सब के मार्फत हम ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं उनको पकड़वाते हैं, आइंदा भी पकड़वाएंगे। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है बिल्कुल, और जो भी मामला संज्ञान में आ गया पुख्ता सबूत के साथ, शिकायतकर्ता के साथ, उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी कीमत पे। दिक्कत ये है कि जो शिकायतकर्ता रहते हैं वो अक्सर कार्रवाई से गुरेज करते हैं, वो आपको बोलेंगे वो फलां भी ये है, वो भी ख़राब है, वो भी भ्रष्ट है, और जब आप उसको कहेंगे कि आओ सामने और रंगे हाथों पकड़वाएं तो पीछे हट जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये मैं अपील उनसे भी कर रहा हूँ कि जिसको भी मालूम चलता है इस बारे में, कोई पैसा मांगता है और कोई तरीके की इलीगल ग्रेटिफिकेशन मांगता है, तुरंत हमारे संज्ञान में लाएं और हमारे साथ कोऑपरेट करें, उस कार्रवाई का हिस्सा बने, शिकायतकर्ता बने, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और कार्रवाई 100% की जाएगी। सरकार द्वारा कितनी जन कल्याण योजनाओं को रोहतक में सुचारू रूप से चलाया जा रहा है? सभी योजनाएं। देखिए, एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते हमारा दायित्व है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको धरातल पे सही तरीके से ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ लागू किया जाए और आखिरी आदमी तक पहुंचाया जाए।
अब वो योजनाएं इतनी हैं कि एक सांस में उनको गिनवा पाना मुमकिन नहीं है, परंतु मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि समाज का कोई भी वर्ग इनसे अछूता नहीं है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे वो कारोबारी है, सब लोगों के लिए, अब व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड है, पशुओं के लिए आपका पशुधन बोर्ड है, गाय के लिए आपका गाय के कल्याण के लिए बोर्ड है, गरीबों के SC ST BC के लिए उनके अपने आयोग हैं, और दूसरे कर्मियों के लिए उनके आयोग हैं, विधवाओं के लिए यहाँ पेंशन है, जो दिव्यांग हैं उनके लिए पेंशन्स हैं, बुजुर्गों के लिए यहाँ पे पेंशन्स हैं, गरीबों की बच्चियों की शादी के लिए कन्यादान योजना है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, तो और तरह तरह की सब्सिडी, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो दुकानदार है, हर व्यक्ति के लिए योजना है, चाहे वो बैंकों की मार्फत है, चाहे बोर्ड कॉरपोरेशन की मार्फत है, चाहे वो अनुदान है, चाहे वो सॉफ्ट लोन्स हैं, चाहे इंटरेस्ट सबवेंशन है, सैकड़ों योजनाएं हैं, कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है और बहुत ही सफलतापूर्वक उनको यहाँ पे चलाया जा रहा है। हज़ारों लाखों हमारे ज़िले में इसके लाभार्थी हैं। समय समय पर हम उनके लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं, चाहे वो कल्याण वाले विभाग हैं 2-3, चाहे वो कृषि वाला विभाग है, चाहे रेड क्रॉस सोसाइटी है, चाहे पुलिस है, चाहे हम हैं, सबके मार्फत लोगों को जागरूक करते हैं। और अभी आपने देखा तीसरा चरण अभी चल रहा है जी, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसमें ये सभी स्कीम्स चाहे 100 हैं या 50 हैं या 200 हैं, सबका लिटरेचर उनको दिया जाता है, बतलाया जाता है, उनको रजिस्टर किया जाता है, उनको एडवाइस किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, उनकी चॉइस और उनकी प्राथमिकता पूछी जाती है और वही स्कीम फिर उनको प्रदान की जाती है। यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको लोन दिलवाया जाता है। हर व्यक्ति को आखिरी कदम तक सरकार फैसिलिटेट कर रही है और हम बीच में वो टूल है, वो माध्यम है जो इन सब योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अधिकतर देखा जाता है जागरूकता की कमी के चलते लोगों तक जो आपने योजनाएं बताई हैं वो पहुंच नहीं पाती। किस एंड पर कमी मान रहे हैं? हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें जी, तो मैं इस बात को शायद नहीं मान पाता कि यहाँ पे इतने अज्ञानी लोग होंगे, नंबर 1 जी। नंबर 2, बहुत छोटी सी स्टेट है और आप 3 से 4 घंटे में एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुँच जाते हैं जी। प्रचार के माध्यम बहुत सशक्त हैं, चाहे वो प्रिंट है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आजकल हैं जी, कोई भी व्यक्ति इनसे अछूता नहीं है और प्रचार प्रसार में किसी तरह की कोई कमी भी नहीं है। कोई ये कहे कि ऐसी कोई पॉकेट किसी आदिवासी इलाके में या कोई बहुत दूर दराज के क्षेत्र में किसी तबके विशेष तक पहुंचने में कोई चूक रहेगी, मैं मान सकता हूं जी। आपके यहाँ तो ऐसे कोई भी इलाके नहीं है जहाँ न जाया जा सके, जो दुर्गम हो। और आप यदि आंकड़े देखें अपनी स्टेट के, तो आपकी जो लिटरेसी रेट वगैरह है वो भी बड़ी शानदार है, आपकी जो खुशहाली दर है वो भी बड़ी शानदार है, आपकी पर कैपिटा इनकम है वो भी बड़ी शानदार है, खाते पीते और खुशहाल लोग हैं जी। इस बात को मैं ब्रश असाइड करता हूँ। यस, उसके बावजूद कुछ लोग नए होते हैं, कुछ लोग नए जुड़ते हैं, कुछ लोग पहले किसी कारणवश इंटरेस्ट नहीं लेते थे, आज उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उसके लिए रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं। आपने देखा होगा कि महिला बाल विकास विभाग वाले गांव-गांव आंगनवाड़ी सेंटर्स में, चाहे वो टीकाकरण के लिए है, चाहे वो अनीमिया के खिलाफ है, चाहे वो बच्चों के कुपोषण के बारे में है, चाहे महिलाओं के उत्थान के बारे में है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट है, चाहे लव मैरिज वाले बच्चों को एक सुरक्षित स्थल देने का मुद्दा है, चाहे फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स हैं, क्या क्या नहीं है। और इन सबको एक छतरी के नीचे एक प्लेटफॉर्म पे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ले आई है। सरकार ने गरीबों को चिन्हित कर लिया है जिनको आवश्यकता है, जिनमें 1,80,000 रुपए से इनकम के नीचे के सब लोग हैं, उनको टेलीफोन पे मैसेज जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, हमारे अधिकारी जाके गाँव में उनको बोल बोल के ला रहे हैं कि आ जाओ, और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप महिला विकास, बाल कल्याण, सैनिक, इन बोर्ड से जुड़े हुए हैं, क्या कमी मान रहे हैं जो अभी भी रहती हो? देखिए, सरकार के प्रयास की बात करें तो कोई कमी नहीं है, सरकारी अमले के प्रयास की बात करें कोई कमी नहीं है। दुनिया भर की फौज है हमारे पास कामों को अंजाम देने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जी, करते भी हैं।
माइंडसेट की एक समस्या है, ख़ास तौर पे एनीमिया के बारे में मैं ये बात करूँगा अभी। बच्चों में भी और महिलाओं में भी 60-70% के आसपास रक्त की कमी है, और इसके लिए हमने कैंपेन चलाई एनीमिया इरेडिकेशन की, चिड़ी ब्लॉक से हमने चलाई थी। उसको एक्सपैंड करेंगे अभी हम आगे, हमको नतीजे अच्छे मिले हैं उसमें। अच्छे इन दी सेंस ये तो नहीं है कि 70 से घट के वो 40 पे या 30 पे आ गया, बट इसकी स्टेजेस हैं, लाइट है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो सीवियर केसेस इम्प्रूव होके नीचे मॉडरेट में आ गए हैं, ऐसा आंकड़ा हमने हेल्थ विभाग से लिया जी। ये माइंडसेट की जो मैंने बात की वो इसलिए कही कि महिलाओं में ख़ास तौर पर हमारे यहाँ एक वो त्याग की भावना है। अब वो मैं यही कहूँगा कि सूडो टाइप ही है वो अभी, कि मैं तो और वो डोली आई थी अर्थी उठ जाएगी और अब यहीं बंद जाऊंगी, मुझको खाना भी नहीं खाना, पहले देवता है मेरा पति उसको खिला दूं, फिर वो बच्चे हैं मैं पेट काट के उसको ये कर दूं, बचा खुचा कोई जूठन खुरचन वो निकाल के मैं खा लूं, तो वो हट्टी कट्टी तंदुरुस्त कैसे रहेगी। ये जो धारणाएं हैं बीते ज़माने की, इनको छोड़ने की आवश्यकता है। महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल। ऑफ कोर्स गृहिणी के ऊपर जिम्मेदारी रहती है गृहस्थी को संभालने की, परंतु वो खुद की कीमत पे नहीं, क्योंकि नारी खुद अगर सबल होगी, तंदुरुस्त होगी, स्वस्थ होगी, तभी उसका परिवार भी स्वस्थ होगा और बच्चे भी स्वस्थ होंगे जी। तो मैं अक्सर इन कार्यक्रमों में जाता हूँ, मैं WCD का डायरेक्टर भी रहा हूँ इससे पहले जी। मैं हमेशा, मैंने लिटरेचर भी इस पर छपवाया, मैंने NGOs को इंगेज करके भी अवेयरनेस चलाई, हमने रेसिपीज़ भी लोगों को दी कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई चंद्रमा से या कोई ऐसी जो हनुमान जी कोई वो जड़ी बूटी लाए थे वो लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जड़ी बूटी आपके बैकयार्ड में, आपके किचन गार्डन में, आपके खेत में, गली कूचे में चीज़ें उगती हैं जो आपके खून में वृद्धि के लिए, आपके आयरन कंटेंट के लिए, आपके एनीमिया को काबू करने के लिए बहुत मुफीद है, कारगर है। और तो हल्द लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। परंतु क्या आड़े आ रहा है मानसिकता, कोई कहे कि पैसा नहीं है अब कहाँ से लाए, नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेहरबानी करके मैं महिलाओं से अपील कर रहा हूँ कि ये पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं इन बेड़ियों को तोड़ें और अपनी कीमत पे ऐसा कुछ मत होने दें, क्योंकि आप यदि तंदुरुस्त, सबल और सुरक्षित रहेंगी तो ही आपके बच्चे, आपका परिवार सुरक्षित और तंदुरुस्त रहेगा जी। सर, एकाएक आपके ट्रांसफ़र की चर्चा उड़ी, 24 घंटे के अंदर ही आपको दोबारा से रोहतक का उपायुक्त नियुक्त कर दिया गया, क्या कारण था? ट्रांसफ़र क्यों हुई उसका भी मुझे नहीं पता, क्यों रुकी उसका भी मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं कोशिश भी नहीं करता जानने की। मैं इतना जानता हूं कि ये सरकार का अधिकार, अख्तियार है किस व्यक्ति से कहाँ क्या काम लेना है, और इसके लिए सरकार बेस्ट जज है जी। हम लोग उसको जज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। अब मेरा काम, यदि मैं नागरिक सेवा में आ गया तो मेरा काम है सेवा करना निष्ठा के साथ, जितनी मेरे में काबिलियत सलाहियत है उसके साथ। तो जहाँ भी जो भी दायित्व हमें दिया जाता है हम उसको सहर्ष स्वीकार करके सरकार के आदेश को सर्वोपरि रख के और जनता की सेवा में हम जुट जाते हैं। यही सबको करना चाहिए, ऐसा ही सब करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके कोई क्या कारक कारण थे, मैंने उनमें जाने की आवश्यकता भी नहीं समझी, आवश्यकता है भी नहीं। और जहाँ भी मुझे सेवा करने को कहा जाएगा मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ हमेशा। अच्छा, आपने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम शुरू की, इसे बीच में ही रोकना पड़ा? बीच में रोकना नहीं कहेंगे इसको, जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी लेवल पे, चाहे वो स्टेट का है, देश का है, ज़िले का है, कोई शहर का, संस्था का है, उसमें हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा घटित होता है जो आपको मालूम नहीं है, अनप्लान्ड। जैसे आपके बजट भी बनते हैं, सरकारें भी चलती हैं, तो कुछ प्लान्ड एक्सपेंडिचर रहता है, कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर रहता है। या जैसे आप कहते हैं कि सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे, आप तनख्वाह में बैंक में कुछ बचा रहे हैं, फिर उसको खर्च कर लेते हैं, फिर भी आप सोचते हैं अरे शादी के लिए कुछ रखेंगे, पता नहीं वो कब होगी, क्या आपदा आ जाए, यू नो। तो ऐसी कुछ चीज़ें अचानक होती हैं जिनका आपको आभास नहीं होता।
और वो एडहॉक स्तर पे फिर मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको बाकी चीज़ों की उनकी प्रायोरिटी बनानी पड़ती है। अच्छा सर, शोरी मार्केट की बात की जाए तो 2 फुट थल्ले छोड़ने की बात की गई थी। जिस भू अधिकारी ने वो 2 फुट थल्लों को तुड़वाया उसे पद मुक्त कर दिया गया और राजनीतिक हस्तक्षेप उसमें है, ऐसे दुकानदारों ने आरोप लगाया था। चमेली मार्केट के दुकानदारों को भी नोटिस थमा दिया गया था, लेकिन वहां का भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। देखिए, हस्तक्षेप का जहाँ तक सवाल है तो मेरे विचार से, चूंकि मैं जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, मेरे ख्याल से वो हस्तक्षेप सीधा मेरे ही पास आता होगा, बिल्कुल ऐसा मैं मानता हूँ। मैं बता रहा हूँ कैमरे पे आपके सामने, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप किसी भी क्वार्टर से किसी भी टाइप का नहीं आया। कोई दबाव किसी किस्म का कुछ करने के लिए या ना करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमको सहयोग मिला सबका, सभी राजनीतिक दल, पक्ष विपक्ष सब एक साथ, सबका हमको सहयोग मिला। हमको नागरिकों का और व्यापारियों का भी सहयोग मिला। उसके बावजूद कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं, आरोप लगाना बड़ा आसान है, दुश्वारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर भू अधिकारी को मेरी बात वो अधूरी रह गई थी पीछे वाली जी, कि हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं और जैसे प्रायोरिटी बनती है उसमें अचानक एक कोई नई चीज़ आ गई जो प्रायोरिटी ऊपर आएगी, तो जो पीछे वाली चीज़ है उसको एक बार के लिए छोड़ देना पड़ता है। उसका अब निलंबन में और डिसमिसल में अंतर है, सस्पेंशन और डिसमिसल में। जी, वी हैव नॉट डिसमिस्ड द इशू। वो सस्पेंड हुआ है अभी एक बार कुछ देर के लिए, उसको रिज्यूम किया जाएगा। कब? अभी बारिश के बाद करेंगे रिज्यूम इसको। हमने ऑलरेडी मेरे ख्याल से आप लोगों की मार्फत खबर भी दे दी है, शायद कल परसों ये खबर चली भी है अखबारों में कि अतिक्रमण हटाने के खिलाफ अभियान को अभी फिर से नए सिरे से छेड़ा जाएगा। मैं परसों नरसों अवलोकन भी करके आया हूँ, खुद घूम के आया हूँ इन इलाकों में। तो अभी बारिशें हैं, फिर बीच में काफ़ी एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी रही जिनकी वजह से सरकारी अमला दूसरी जगह व्यस्त हो गया। अदरवाइज जारी, आप देखेंगे जारी रहेगा, आपको साथ रखेंगे हम वहाँ भी। सर, सोशल मीडिया पर आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपकी पोस्ट काफ़ी प्रेरणादायक होती है, मैंने खुद भी देखी हैं। तो सोशल मीडिया खुद ही हैंडल करते हैं? मैं खुद हैंडल करता हूँ और मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछा, अच्छा, कि इतनी मसरूफियत के बावजूद कैसे वक्त निकालते हैं। मैं जनरली 10 बजे से पहले सुबह कोशिश रहती है कि मैं इस पे न आऊँ और मैं अपनी ज़रूरी चीज़ें कार्यालय की देख के, अखबारों की कटिंग्स ख़ास तौर पे और फ्रेश डाक सुबह सुबह की, उसके बाद फिर मैं 15 से 20 मिनट लगाता हूँ जनरली। कॉपी पेस्ट रहती है, मैं तो कोई आविष्कारक तो हूँ नहीं, तो जो मुझे अच्छा लगता है जिसमें कोई मैसेज, कोई संदेश कोई लोगों के लिए छुपा हुआ है, कभी कभी नीरसता को भंग करने के लिए कोई कॉमिक एलिमेंट छोटा मोटा, वो मैं 2-4 चीज़ें लोगों से शेयर कर लेता हूँ। मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें और आपकी प्रेरणा मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आपकी प्रेरणा से ही मैं ये भी चेष्टा करता हूँ कि कोई भी यूज़लेस और अनर्गल सी चीज़ें इस पर ना शेयर की जाएं और मेहरबानी करके उन संदेशों को भी ट्राई टू रीड बिटवीन दी लाइंस। कई बार 1-2 हल्की फुल्की बातों में भी कुछ संदेश छिपा रहता है, तो वो भी ज़रूर उस पर गौर करें और जो भी सबक लेसन उनके अंदर है उसको भी अपनाएं और उस पर अमल करें, सो दैट हम एक अच्छे परिवार का, अच्छे प्रदेश का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। ऐसी मेरी मंशा रहती है अक्सर इन सब चीज़ों के पीछे। तो आपकी पोस्ट देखकर लगता है बॉलीवुड के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं। बॉलीवुड में किसके लिए दीवानगी है? मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो दिलीप साहब रहे हो, बच्चन साहब हैं, धर्म जी हैं, ओमपुरी साहब थे और नसीरुद्दीन शाह हैं, इरफान जी थे और आमिर खान साहब हैं। तो और इसी प्रकार चाहे वो काजोल रही हो, माधुरी जी हो, श्रीदेवी हो, हेमा जी रही हैं और हर काल में, हर कालखंड में बहुत ही शानदार लोग हमारे यहाँ रहे हैं जो बहुत टेरिफिक परफॉर्मेंस है, चाहे वो प्रीति जिंटा हो, तब्बू हो, रेखा हो।
तो हर वो अदाकार जिसने शानदार काम किया उनका मैं प्रशंसक हूँ सच्चे मन से, और मुझे अच्छा भी लगता है। क्यों नहीं, मेरे ख्याल से जैसा मैंने आपको कहा कि उस नीरसता को तोड़ने के लिए, उस रूखेपन से बचने के लिए थोड़ी बहुत नमी तो ज़िंदगी में होनी चाहिए। और जो हम बच्चों को भी स्कूल लेवल से सिखलाते हैं कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, कि आप किताब कोई रट्टा मारते रहेंगे और उसी में घुसे रहेंगे तो ज़िंदगी नीरस हो जाएगी। तो करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये भी हम बच्चों को सिखाते ही हैं स्कूलों में। तो इट इज़ जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स, तो व्हाई नॉट। अच्छा, एक दिन अपने लिए जीने को मिले तो क्या करेंगे? मैं ये करूं, अगर वो दिन मेरे हिसाब से मिल जाए, कि मैं कोई ऐसी जगह पे हूं जहां मोबाइल का सिग्नल ना हो और जहाँ कोई काम भी नहीं हो करने के लिए, और मेरे पास कोई एक दो किताब जो मेरे मन के करीब है वो रहे, और एक आध कोई रेडियो टाइप कोई चीज़ रहे, और कोई अपने जो करीबी लोग हैं, यार दोस्त, जिनके बारे में मैं अक्सर पोस्ट में भी लिखता हूँ जी, कि दोस्ती का नाम ज़िंदगी है जी, वो लोग हों, हंसी 80s 90s में चले गए। हाँ, हंसी खुशी के पल, बगैर दिमाग में किसी बोझ के, और जब कुछ भी ना रहे एट द बैक ऑफ द माइंड, वो है वो जो यूँ कह लीजिए कि जैसे एक समाधि को आप प्राप्त हो गए, एक ऐसा ब्लैंकनेस, एक ऐसा वैक्यूम सा, जिम्मेदारी और चिंता और फिक्र और बोझ के मुतालिक मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज नॉट ए वैक्यूम, तो वो सब न हो तो क्या ही बात है। बट ये तो मेरे ख्याल से होता नहीं होगा ऐसा तो। अच्छा, शहरवासियों के लिए आगामी दिन कैसे बीतेंगे? मॉनसून की पहली बारिश में ही शहर का हाल बेहाल था, पूरा सीज़न कैसे बीतेगा? हाँ, मैं चाह रहा था कि आप ये सवाल पूछें मेरे से, क्योंकि ये सोशल मीडिया में काफ़ी चला और उस पर मैंने बहस का हिस्सा बनना उचित नहीं समझा। जी, पूरे विश्व में, सिर्फ रोहतक और हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में ये मौसम में बाढ़ देखते हैं आप जी, चाहे वो ब्रिटेन में है, चाहे वो उधर वेनिस में है, चाहे अमेरिका के ह्यूस्टन वगैरह में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, भरता है पानी। बिल्कुल, हिंदुस्तान में भी भरता है, चाहे वो बम्बई है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो बंगाल है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे मध्य प्रदेश है, जो अभी आप रोज टीवी पे देख रहे हैं जी। ओके, दैट सेड एंड डन। एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, जो चीज़ गिरेगी वो वहाँ रहेगी। कितनी देर रहेगी, नाउ दैट इज द क्वेश्चन। पानी बरसेगा तो वो भरेगा। आपकी निकालने की एक कैपेसिटी है, आपकी पाइप 4 इंच है, 6 इंच है, 18 इंच है, 20 इंच है, आपके पंप कितने बड़े, कहाँ जाएगा, कितने डिस्टेंस पे जाएगा, वो लाइन सीधी है या उसमें मोड़ है, कैसे, देयर इज सो मच ऑफ इंटीग्रिटी। इट इज नॉट दैट इजी कि अच्छा बरस गई, निकाल दो, निकल गया, जादू, चलो बेटा डंडी घुमा दी। नो 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 नो, आपकी कैपेसिटी 3-4 mm पर आवर बरसात को झेलने की है, आपके सिस्टम की। अब वो 5 mm बारिश होगी तो वो पानी खड़ा हो जाएगा, 20 mm होगी तो वो भर जाएगा, 1 घंटे में निकल जाएगा, 40 mm हो गई तो वो शायद 2 घंटे में निकल जाएगा, 100 mm हो गई तो वो 3 घंटे में निकल जाएगा। उस कैपेसिटी से जो आपकी बाहर निकालने की जो 3-4 mm पर आवर की बारिश को झेलने की कैपेसिटी है, उससे 8 गुना ज़्यादा रफ्तार से बारिश यदि होती है, 24-25 mm पर आवर की रफ्तार से, नॉन स्टॉप, सुबह से लेके शाम तक 10 घंटे जी, तो पानी ज़्यादा भरेगा। कम बरसेगा कम भरेगा, ज़्यादा बरसेगा ज़्यादा भरेगा। 7 बजे बारिश बंद हुई और 11 बजे पानी निकल चुका था। अच्छा, पब्लिक हेल्थ विभाग की बात की जाए तो मॉनसूनी बजट उनका 165 लाख का आया था। फाइल पास ना होने की वजह से शहरवासियों का ये सब पहली बारिश में झेलना पड़ा, तो क्या आगे कुछ? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। अब मैंने एक बात कही थी अपने स्टेटस पे एक बार, झूठ कहें तो लफ्ज़ों का दम घुटता है, सच कहें तो लोग खफा हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ,
पिछले बरस पानी भरा क्या? हाँ, उत्तर है हाँ। जी। 2-2.5 घंटे में निकल गया था वो, क्योंकि बारिश 40 mm थी। एक दिन में 188 mm बारिश का मतलब है पूरे सीजन में जितनी बारिश थी वो धड़ाम से एक दिन गिर पड़ी। ऐसा अर्थ है इस बात का। ये तो उस दिन मैंने कुछ साथियों को कहा, उन्होंने मुझसे पूछा, पत्रकारों ने, कैसी व्यवस्था? मैंने कहा सारी व्यवस्था अच्छी है, चौक चौबंद है, चुस्त दुरुस्त है, बारिश थमते ही पानी निकल जाएगा। ऐसा ही हुआ। अब मैं दोषारोपण नहीं करना चाहता किसी के ऊपर भी, मुझे आवश्यकता भी नहीं है, बट यस, मैं नाकारा और कर्तव्यहीन लोगों की सुरक्षा भी नहीं करना चाह रहा, मैं उनका पक्षधर भी नहीं हूँ। कहीं भी यदि कोई कोताही थी तो उसको चिन्हित कर लिया गया है और कर लिया जाएगा, उसके लिए निवारक कदम है वो उठा लिए जाएंगे। पावर आउटेजेस हुई उस रोज़, जब बारिश, तूफान, आंधी कुछ भी आएगा, पावर आउटेजेस उस दिन सुबह सुबह 8-10 दफ़ा हुई, जिनसे पंप को चलने में दुश्वारी आई। पंप को चलने में दुश्वारी आई तो जनरेटर को चलाने में थोड़ा वक्फा लग गया, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जो भी लगता है। अभी वो जो बात है कि वो बजट नहीं था, वो बिल नहीं दिया, मैंने उसकी तहकीकात कराई जी। 1-2 जो गैर जिम्मेदार और कर्तव्यहीन लोग थे, उन्होंने बोला कैमरे पे कि वो उन्होंने पैसा नहीं दिया, उसके ठेकेदार के बिल पे नहीं, इसलिए पानी भर गया। बिल्कुल। I mean, this is utter nonsense. And I told the department to act against such people and throw them out. वो जो ऐसे लोग हैं जो जनहित में काम नहीं करते, वो विभाग के हित में काम नहीं करते, वो अंदर छुपे हुए शत्रु हैं, तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है और हर चीज़ को फेस वैल्यू पे भी नहीं लेना चाहिए। कई बार बातें यूं ही कह दी जाती हैं बगैर ये एहसास किए कि इसका क्या अर्थ निकलेगा और इसका क्या प्रभाव होगा। तो मैं ऐसी जनरली बातें कोई मैं करता नहीं हूँ, ना ही मैं करना चाह रहा, परंतु यथार्थ को जानना, हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल निटी-ग्रिटी क्या है, कैसी चीज़ें होती हैं, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। बोलना आपका अधिकार है, एतराज़ करना आपका अधिकार है, अपना मत रखना आपका अधिकार है, विरोध करना भी आपका अधिकार है, बट प्लीज़ डोंट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। कोई और एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन और मकसद के साथ ऐसा ना करें। हम आपके साथ हैं, आपका भी साथ हमको चाहिए, लेकिन ये सब कुछ मिलजुल के आपसी सहयोग से ही काम चलता है। कोई भी चना अकेले भार नहीं फोड़ सकता। तो मैं अब आपके मार्फत उन सब लोगों से भी अपील करता हूँ जो कमियां ढूंढते हैं कि मेहरबानी करके सार्थकता के साथ हमारे साथ आएँ। ये शहर, ये प्रदेश और देश हमारा है, कोई दूसरे लोगों का, अन्य ग्रह के लोगों का नहीं है जी। कोई कमी बेशी कहीं है तो मिलजुल के ही तो उसको निपटाएंगे, उसको दूर करेंगे, संवारेंगे, ठीक करेंगे। इसलिए मेहरबानी करके एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलें। वी आर ऑलवेज देयर विद यू। हम आपके डिस्पोजल पे थे, हैं और रहेंगे हमेशा तत्पर, पूरी निष्ठा के साथ और जितनी काबिलियत है उसके साथ। अच्छा, आखिरी प्रश्न आपसे ये रहने वाला है, रिटायरमेंट के बाद भी जनसेवा करेंगे? अगर हाँ, बिल्कुल करेंगे। और डेफिनेटली रिटायरमेंट के बाद सरकारी टाइप नौकरी तो नहीं करेंगे और कोई और ज़रिया अपनाएंगे जनसेवा के लिए, बगैर किसी मॉनेटरी रिटर्न की लालसा के और बगैर किसी स्वार्थ के। बदले में कुछ नहीं चाहिए इस भावना के साथ। और सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे मन में इतना ग्रैटिट्यूड है ऊपर वाले के प्रति और इस समाज के प्रति कि मैं जो कुछ भी उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ। देन इट विल बी टाइम फॉर मी टू गिव बैक टू द सोसाइटी। वो वक्त होगा जब मुझे अपने समाज को कुछ वापस देना है, एंड आई विल डू इट। एक्चुअली आई विल डू इट। क्या कुछ करेंगे? मैं कोई, हो सकता है कोई समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ जाऊं, मैं हो सकता है अपने स्तर पर कोई अवेयरनेस कैंपेन चला लूं, ऐसी मेरी इच्छा तमन्ना रहती है, जिसमें मैं जो कुछ भी छोटा मोटा मैं इस सरकारी नौकरी में होने की वजह से जानता हूं, जो भी मेरे अनुभव हैं जीवन में, आप जैसे गुणी ज्ञानी लोगों से देख सुन के जो कुछ मैं सीखता हूँ, वो सब चीज़ें मैं शेयर करूँगा लोगों को, ताकि वो एक बेहतर और जागरूक और पॉजिटिव लोग बन सकें। मेरी को बड़ा कई बार टीस रहती है कि नेगेटिविटी जो है वो कदाचित होनी नहीं चाहिए कहीं भी, क्योंकि कोई चीज़ यदि ख़राब भी है
तो उसको हम ख़राब कह देंगे तो वो ठीक नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। उसको हम ये कहें कि ये शायद बेहतर हो सकती है, तो फिर उसको ठीक करने की दिशा में काम हो सकता है। कमियां हर किसी में हैं, हर चीज़ में हैं, हर जगह हैं, हर मुल्क में हैं, तो उनको दूर करने के लिए मिलजुल के सार्थक प्रयास पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यदि हम करें तो सब कुछ अच्छा होगा। रिटायरमेंट के बाद का आपने प्लान बता ही दिया, तो क्या परिवार को अब शिकायत नहीं रहेगी रिटायरमेंट के बाद भी उनके लिए समय? ना, वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अब के बनिस्बत ज़्यादा अच्छे से जुड़े रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि उनके सहयोग से ही हो पाएगा जो कुछ भी होगा, उनको साथ लेके, अलग से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, जिनकी ज़िंदगी के कुछ राज आज इन्होंने खुद ही खोल दिए। नमस्कार।